हेलो दोस्तों, आपका यू फिजिक्स में स्वागत है। मैं उमेश मिश्रा। हम आपको 11th की एनसीईआरटी की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और जिसमें दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। दूसरे चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे रेंजेज ऑफ लेंथ्स के बारे में, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है यूनिट्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे मेज़र कर रहे हैं, उनकी यूनिट्स, फिर फंडामेंटल यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, इन सब के बारे में हमने जाना। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि रेंज ऑफ लेंथ्स क्या हैं और टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, हम मास को कैसे मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं, और लेंथ को मेज़र करने के लिए हमने तरीका भी बताया था। फिर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स को मेज़र करने के लिए भी तरीका हमने बताया था, जिसमें ओलिक एसिड का हमने बताया था, ओलिक एसिड का जिक्र किया था। और वहाँ पे आया था हमारा T इक्वल टू कितना आया था, NV/20/20 मल्टीप्लाइड बाई A, ये साइज था, ये हमारा T थिकनेस, मतलब कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम मोनोमॉलिक्यूलर लेयर को मानते थे तब ये आता था, और इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो ये इसका ऑर्डर आता था -10⁻⁹ मीटर, ये ऑर्डर आता था हमारा। ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि रेंज किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, रेंज क्या होती है, सबसे बड़ी मेजरमेंट, लेंथ स्केल से मेजरमेंट करने के लिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है हमारी। तो शुरू करते हैं। हम एक सबसे छोटी जो अभी तक हम मानते हैं यूनिट, हमारा फर्मी है। फर्मी अब फर्मी, तो 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है, इसको हम F से डिनोट करते हैं, स्मॉल f। 1 फर्मी इक्वल टू क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर। बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस। हमने पहले लेक्चर में आपको, पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने आपको थोड़ा सा बताया होगा। दूसरे लेक्चर में जो हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस में हमने बताया था ना, कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो हमारे किस डिस्टेंस पे अप्लाइड होते हैं, तो 1 फर्मी के ऑर्डर वाले डिस्टेंस में अप्लाइड होते हैं वो। और इससे थोड़ा सा बड़ी यूनिट पे आते हैं हम, एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं एंगस्ट्रॉम को A से ऊपर एक इस तरीके से गोला, डिग्री टाइप का, क्योंकि अगर A हम लिखें अगर, तो वो एम्पियर हो जाता है। ये हम एंगस्ट्रॉम को डिनोट करते हैं, इसको याद रखिएगा आप। ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस है। और ये जो हम मेज़र करते हैं, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम लाइट की वेवलेंथ्स को मेज़र करने के लिए यूज करते हैं। लाइट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ विजिबल रेंज के लिए ही, इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ विजिबल रेंज के ही लाइट शब्द का इस्तेमाल हम विजिबल रेंज के लिए करते हैं, लेकिन रेडिएशंस हम कहते हैं, रेडिएशंस को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिजॉल्विंग पावर को मेज़र करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हमारी छोटी यूनिट्स हो गई। ऐसे ही नैनोमीटर है, नैनोमीटर ये होता है nm। 1 nm इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। ऐसे ही माइक्रोमीटर में क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू, इसको हम μm से डिनोट करते हैं। 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आते हैं बड़ी यूनिट्स में। ठीक है, तो बड़ी यूनिट्स जैसे हम यहाँ से सन तक की दूरी को मेज़र करें, तो यहाँ पे किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो हम मेज़र कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है। मीटर में तो हम मेज़र करते नहीं जल्दी। तो और ये मीटर में अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करें भी, तो ये काफ़ी बड़ा आता है, काफ़ी बड़ा नंबर आता है। तो इसके लिए हमने कुछ एक शॉर्ट वे में इसको डिफाइन करने के लिए हमने यूनिट डिफाइन की। तो यहाँ से अर्थ से सन तक की दूरी को मेज़र करने के लिए हमने
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का माना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है हमारा वो कितना होता है, यहाँ से सन तक की दूरी को हम एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, या फिर हम ये कहें एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम समझ देखते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू क्या होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.492 इंटू 10⁻11 मीटर, और ये डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन होता है। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और इसके बड़ी यूनिट पे। ये तो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। हम एक शब्द को जानते होंगे, लाइट ईयर। लाइट ईयर शब्द का हमने नाम सुना होगा। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है? लाइट ईयर इज आल्सो लाइट ईयर। अच्छा, ये नाम से लग रहा है कि जैसे टाइम की यूनिट हो। ये नाम से तो लग रहा है टाइम की यूनिट है, लेकिन ये नाम पे न जाइए, ये काम हमारा ये डिस्टेंस का करता है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। और 1 लाइट ईयर इसको टू क्या होता है? लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और ये डिस्टेंस होता क्या है? तो हमारा मीटर इतना डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर क्या है? लाइट, ये समझ लें कि लाइट हमारा 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, कितनी डिस्टेंस को कवर कर पाता है, वो 1 लाइट ईयर होता है। हम ये इसको ऐसे कह सकते हैं, इन 1 ईयर द डिस्टेंस, इन 1 ईयर द डिस्टेंस covered by light with speed with speed 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से लाइट जितनी एक साल में जितनी डिस्टेंस को कवर करता है वो 1 लाइट ईयर बोली जाती है। और वो कितना डिस्टेंस होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा 1 लाइट ईयर होता है। अब ऐसे ही एक यूनिट और होती है, पारसेक, जो डिस्टेंस की हम सबसे बड़ी यूनिट मान सकते हैं। पारसेक, 1 पारसेक पीसी से हम इसको डिनोट करते हैं। 1 पारसेक इसको टू क्या होता है? 1 पारसेक इसको टू कितना होता है? ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब ये पारसेक क्या होता है और 1 पारसेक का मतलब क्या हुआ? ये पारसेक क्या होता है और 1 पारसेक का मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो हम इसको अब सीधे आपको इमेज के जरिए समझाते हैं। ये हमारा, ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये सन है। ठीक है, ये सन है और यहाँ पे अर्थ है, ये सन, और यहाँ पे हमारा कहीं कोई स्टार है। हम ये पारसेक का जो यूज करते हैं वो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक है और ये चीज़, ठीक है। और ये हम यहाँ पे 3 चीज़ें, 3 लाइन आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये जो होती है डिस्टेंस वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है, ये होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ठीक है। अब अगर जो अर्थ का रेडियस है, मतलब ऑर्बिट का रेडियस, क्योंकि ये ऑर्बिट का रेडियस ही है,
अर्थ की ऑर्बिट का रेडियस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही होती है। अर्थ के ऑर्बिट की रेडियस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, और अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस अगर एक यहाँ इस स्टार से सिर्फ यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1 डिग्री का एंगल बने, इस बात को ध्यान रखिए, 1 डिग्री का एंगल बने तो वो क्या होता है, 1 पार्सेक एंगल, 1 आर्क एंगल इसको हम बोलते हैं, 1 आर्क एंगल बोल सकते हैं इसको हम। ये आर्क एंगल होता है, ये आर्क एंगल होता है, और ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है, ये पार्सेक होती है। ये वाली डिस्टेंस पार्सेक हो जाएगी। और ये कितने, अगर ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो ये पार्सेक हो जाएगा, और ये 1 पार्सेक होगा, ठीक है। और उसको ये कितना डिस्टेंस होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये काफ़ी हाई डिस्टेंस है। तो हमने लेंथ के रेंजेस को हमने जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम मेज़र करेंगे मास को कैसे मेज़र करते हैं और टाइम को कैसे मेज़र करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ मास में हमने कुछ लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे मेज़र करते हैं। मास इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन इन स्पेस। जो मास होता है वो किसी भी मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे ये हमारा मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर, इसकी मास जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक प्रॉपर्टी है, और ये हम कह सकते हैं 15 ग्राम का है। तो ये 15 ग्राम का जो इसका मास है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी है, और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कहीं भी स्पेस में चेंज नहीं हो सकता। और ये ना तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम इस पर प्रेशर या टेम्परेचर इफेक्ट करें तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका बेसिक प्रॉपर्टी जो मास है वो मास ही रहेगा। अगर हम टेम्परेचर, यहाँ पे ये चीज़ आता है कि टेम्परेचर तो हम बहुत बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा ये। तो पिघल भले ही जाएगा लेकिन इसका मास वही रहेगा। अगर हम इसको फिर से जोड़ें या फिर उतने पे ही इसका हम मास अगर काउंट करें तो उतना ही मास रहेगा। तो जो मास जो होता है मटेरियल का वो बेसिक प्रॉपर्टी है, और ये कभी चेंज नहीं होता है। आगे देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम। जो मास की एसआई यूनिट होती है, जो इंटरनेशनल यूनिट्स में हमने इसको बनाया है इसको मेजरमेंट करने के लिए, वो इसको किलोग्राम से हम डिनोट करते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो केजी होता है। और स्मॉल, टू मेजर स्मॉल मासेस लाइक एज एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वी हैव अ यूनिट कॉल्ड एज यूनिफाइड मास यूनिट, ठीक है। हम जब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजरमेंट करना चाहें, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि जो हमारे एटम्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस की बात कर लें हम, प्रोटॉन्स की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, न्यूट्रॉन्स की बात कर लें, इन सब को जब मेज़र करना हो, इन सब के मासेस को मेज़र करना हो तो हम कैसे मेज़र करते हैं, हम उसको यूनिफाइड मास यूनिट में मेज़र करते हैं। एक यूनिट हमने बनाया था जिसका नाम यूनिफाइड मास है। और यूनिफाइड मास क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। जो कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 है, उसका 1/12, उसका 1/12 अगर हम निकालें, जो कार्बन 12 का मास होता है 1/12 हम अगर एक एटम, ये सिर्फ एक एटम की बात की जा रही है, एक एटम के कोई एक एटम कार्बन का लें, उसका 1/12 हम करें, और उसका मास को हमें, उसके मास को अगर हम मेज़र करें तो वो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, और वो भी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो मास जो होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। ये होता है हमारा यूनिफाइड मास यूनिट का वेट, या फिर हम मास कह सकते हैं, वेट नहीं मास। अब इसके बाद ये तो हमारा यूनिट हो गया। हम मासेस को मेज़र कैसे करते हैं, हम ये चीज़ थोड़ा देख लेते हैं। हम मासेस, जैसे हम अगर कहीं दुकान पे गए, किसी दुकान पे हम गए, और वहाँ पे हम जब दुकान पे गए तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बैलेंस हम यूज करते हैं,
वो बैलेंस किस लिए यूज किया जाता है? जो दुकानदार होता है वो बैलेंस किस लिए यूज करता है? कोई चीज़ हम एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ मास वेट रखते हैं, फिर उसको बराबर करते हैं। तो बैलेंस से क्या हमारा निकलता है? जो हम वेट कर रहे हैं उसका मास कितना है, जो हम वेट कर रहे हैं उसका मास कितना है। तो मतलब कि जो बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मेज़र करने के लिए हमने क्या यूज किया? जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमने बैलेंस का यूज किया। ठीक है। अब यहाँ पे बड़े यूनिट्स में तो हमारे स्टार भी आती है, अर्थ भी आती है, मून भी है, प्लैनेट्स भी हैं। तो इनको हम कैसे मेज़र करते हैं? इनके लिए तो हम बैलेंस लगा नहीं सकते हैं। तो इनको मेज़र करने के लिए एक नया मेथड था उस समय पर बनाया न्यूटन ने, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम इसको आपको अच्छे से बताएंगे पूरे 8th चैप्टर में। इसी हमारे NCERT 8th चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में अच्छे से बताएंगे। हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि ग्रेविटेशन के हेल्प से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड फोर्स के हेल्प से हम जो भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून है, अर्थ का ये मास है, इन सब के मासेस को हम मेज़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने बड़े यूनिट्स के लिए, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमारे पास क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, जब हम एटॉमिक लेवल पे आ जाएं, उनके लिए तो हमने यूनिट बनाया, यूनिफाइड मास यूनिट, उनके लिए हमने यूनिट बना दी। लेकिन उसको मेज़र किस मेथड से करते हैं, मेज़र कैसे करते हैं? तो उनके लिए बनाया गया मास स्पेक्ट्रोग्राफ। जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियंस और न्यूक्लियस, हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन सब का मास मेज़र करने के लिए बनाया गया, साइंटिस्ट्स ने बनाया मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये जो होता है ये ट्रेजेक्टरी मेज़र करता है। हमको ये हम जो भी मटेरियल हमको लेना है, मोनोमॉलिक्यूलर का हम मटेरियल ले लिए। अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे हम अप्लाई करके मास स्पेक्ट्रोग्राफ से उसका ट्रेजेक्टरी निकालते हैं, और उस ट्रेजेक्टरी के हेल्प से हम एटम का मास निकालते हैं, उस एटम का मास कितना है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा मास को मेज़रमेंट करने के लिए हमने तरीका जाना। अब हम टाइम को मेज़रमेंट करने के लिए तरीका जानते हैं, टाइम को हम कैसे मेज़र करें। अब हम देखेंगे टाइम को कैसे मेज़रमेंट करते हैं, टाइम का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, टू मेज़र टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। तो जाहिर सी बात है कि हमको टाइम को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक क्लॉक होनी चाहिए। नाउ वी यूज़ एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम विच इज़ बेस्ड ऑन पीरियडिक वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम एटम 133। तो हमें क्या हो रहा है, हम सीजियम एटम का यूज करते हैं, और ये एटम जो होता है, सीजियम एटम, ये काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करता है। इसमें रेडिएशंस निकलते हैं, वाइब्रेशन का मतलब रेडिएशंस इसमें निकलते हैं, और इसी रेडिएशंस पे ये डिपेंड होता है। और वो कितने वाइब्रेशंस का रेडिएशन होता है हम इसको देखते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एटॉमिक क्लॉक। ठीक है। और ये सीजियम एटम को हम इस तरीके एटॉमिक क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। एटॉमिक क्लॉक के नाम से भी हम सीजियम एटम को जानते हैं, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक के लिए हम सीजियम एटम का ही यूज करते हैं। To complete the cesium atom, to complete 1 second, the cesium atom will complete 919261631770। ये क्या है? ये इतनी बड़ी नंबर जो होती है, अगर इतने वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन, अगर इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन का रेडिएशन अगर सीजियम एटम कंप्लीट करता है, तो वो होता है 1 सेकेंड। ठीक है, वो होता है 1 सेकेंड। द एटॉमिक क्लॉक विल रेगुलेटेड बाय वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम एटम। और ये बात समझ लीजिए आप कि जो एटॉमिक क्लॉक होता है वो सीजियम एटम के वाइब्रेशंस पे ही डिपेंड करता है। अगर ये वाइब्रेशन हमारा कम होगा, ज़्यादा होगा, तो हमारे सेकंड जो होगा कम ज़्यादा हो सकता है। कम ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी सीजियम एटम, मान लीजिए कोई सीजियम एटम
इस नंबर को जल्दी से कंप्लीट कर लेता है तो उसका 1 सेकेंड जो होगा वो जल्दी होगा। अगर कोई एटम इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगाता है तो इसका 1 सेकेंड थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अब। द एटॉमिक क्लॉक विल यूज्ड एट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL एट न्यू दिल्ली टू मेंटेन द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, हम जो यूज करते हैं सीजियम एटम या फिर एटॉमिक क्लॉक का, वो कहाँ पे यूज किया जाता है? वो हमारा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। और वो क्यों यूज किया जाता है? जिससे हमारे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम इंटरवल है, जो स्टैंडर्ड टाइम है जिससे हम टाइम को डिसाइड करते हैं, उसको हम मेंटेन कर सकें। और ये मेंटेन करने के लिए क्यों हम एटॉमिक क्लॉक का ही यूज करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। द एटॉमिक क्लॉक विल वेरी एक्यूरेट बट विथ अनसर्टेनिटी टाइम रियलाइजेशन एज 1 × 10⁻⁻13। ये बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। ये जो एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं ये बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी भी होती है। और वो अनसर्टेनिटी कितनी होती है? अनसर्टेनिटी टाइम रियलाइजेशन 1 × 10⁻13 होती है ये टाइम। और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? इतना हम तो अनसर्टेनिटी बता दे रहे हैं, हम ऐसे समझ लें कि हमारे पास ये 2 एटॉमिक क्लॉक्स हैं। ये एक एटॉमिक क्लॉक है, ये हमारे पास एक एटॉमिक क्लॉक है। अब इन दोनों एटॉमिक क्लॉक्स को हम एक सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम एकदम करेक्ट, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अनसर्टेनिटी आती है। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है अनसर्टेनिटी। और इनमें अनसर्टेनिटी जो होता है वो इतना 10⁻13 का अनसर्टेनिटी होता है। मतलब कि एक क्लॉक दूसरे क्लॉक से 10⁻13 सेकेंड हम कह सकते हैं पीछे रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि ये जो क्लॉक्स होंगे एक दूसरे से या तो ये लूज कर सकता है या फिर इस क्लॉक के कंपैरिजन में 3 माइक्रोसेकेंड गेन कर सकता है। कितना सेकेंड? 3 माइक्रोसेकेंड गेन कर सकता है। वो कितने टाइम में? 1 ईयर में। इन 1 ईयर 3 माइक्रोसेकेंड गेन होगा या तो फिर लूज कर देगा हमारा एटॉमिक क्लॉक। या तो वो गेन करेगा या तो ये लूज कर देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी कम ही टाइम होता है। 3 माइक्रोसेकेंड एक साल के लिए कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है, 3 माइक्रोसेकेंड ही है। तो एटॉमिक क्लॉक बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, इसी वजह से इनका हम यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इस टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, और ये बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, ये भी हमने जान लिया। अब हम जानते हैं थोड़ा सा मास को जानते हैं, कुछ यूनिट्स मास की यूनिट्स को जानते हैं, कुछ यूनिट्स टाइम की जानते हैं और कुछ यूनिट्स लेंथ की हमने देखा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको यूनिट्स के बारे में जानने के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब हमें एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि जो हमारा टाइम के यूनिट्स हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट, टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट यूनिट, उसी तरीके से मास का स्मॉलेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट यूनिट, इसका रेशियो ले लें, टाइम के यूनिट्स का रेशियो ले लें और मास के यूनिट्स का भी रेशियो ले लें लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट के रिस्पेक्ट में। तो वो कितना आता है हम इसको देख लेते हैं थोड़ा। जब हम टाइम को देखते हैं, टाइम की यूनिट को, जब हम टाइम की यूनिट को देखते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के लिए, तो वो रेशियो टाइम का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के टाइम का रेशियो जो आता है वो 10⁻41 आता है। और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, आपको ये ध्यान देना होगा कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। उसी तरीके से लेंथ के लिए
लेंथ के लिए रेशियो वो भी हमारा कितना आता है 10⁻14 ही आता है। ये देखिए कितना अजीब एक बात लगती है कि दोनों टाइम और लेंथ का जो रेशियो होता है वो हमारा एकदम करेक्ट आता है 10⁻41 10⁻41 आता है। हम लेंथ के लिए कैसे आता है हमें देख लेते हैं कि जो प्रोटॉन का जो साइज होता है, प्रोटॉन की जो साइज होती है, प्रोटॉन की जो साइज होती है, जो अगर हम उसको डिस्टेंस मेज़र करते हैं कितने डिस्टेंस में फैला होता है, वो 10⁻15 का होता है ऑर्डर। और अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करते हैं, वो भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो वो कितना होता है हमारा, वो होगा 10⁻26। अगर हम इसके रेशियो को निकालें तो हमारा 10⁻41 ही आता है। अब उसी तरीके से अगर हम मास का देखें, मास के लिए इसका अगर हम यूनिट्स का अगर, तो जब हम मास को मेज़र करते हैं तो वो कितना आता है, मास के जो लार्जेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट का जब हम रेशियो लेते हैं तो वो कितना आता है वो भी 10⁻41 के ऑर्डर का ही आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि वो पावर 2 में हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्टर देखने पे ये निकल के आता है कि सबके पावर में 41 ही है। सभी के रेशियो का अगर पावर हम देखें तो 41 ही आ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म ये निकल करके आता है कि हम जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और टाइम, जितने भी टाइम की लार्जेस्ट यूनिट, टाइम की शॉर्टेस्ट यूनिट की बात अगर करते हैं हम, तो हमारे पास क्या निकल करके आता है कि सब के लिए इस 41 का ही ऑर्डर आता है। लेकिन मास का जो होता है वो पावर 2 में हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि टाइम के कुछ यूनिट्स लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कुछ 2-4 यूनिट देख लेते हैं, और लेंथ की हमने देखा भी है, फर्मी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के लिए हमने देखा ही है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना हमारा होता है 10⁻26, ये आप नोट कर सकते हैं। तो आपने देखा, आज पढ़ा कि हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं और मास को कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। और इनकी जो रेंजेस की यूनिट्स है, एक NCERT के बुक में आपके टेबल दिया हुआ है, और वो टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उस टेबल को आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, वो अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि उसमें आपको रेंजेस पता चलेंगे कि किस का रेंज कितना है। जैसे रेड ब्लड सेल्स की जो लेंथ होती है, जो साइज़ होती है, वो कितनी होती है, किसी पेपर की साइज़ कितनी है, यहाँ से हमारी क्या कहते हैं सन तक की दूरी का रेंज कितना है। इसी तरीके से आपको रेंजेस पता चलेंगे उसमें कि किस ऑर्डर का होता है, ठीक है। उसी तरीके से मास का भी पता चलेगा, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास कितना है, गैलेक्सी का मास कितना है, हमारे अर्थ का मास कितना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक्यूरेसीज, मेज़रमेंट जो कर रहे हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी है, वो कितना प्रिसाइज है। अगर प्रिसाइज नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो वो कैसा एरर है, कितना एरर है, उस एरर को हम क्या बोलते हैं, कैसे एरर, जैसे सिस्टमेटिक एरर, मैथमेटिकल एरर, लॉजिकल एरर, हम इन सब के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।